Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to start with the economics chapter for class 10th. Name of the chapter is Globalization and the Indian Economy. Children, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon so that you keep getting the notifications regularly. मेरे और भी वीडियोस हैं क्लास 10th के, सोशल साइंस के और इंग्लिश के भी हैं कुछ वीडियोस. सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उन सब के वीडियोस हैं जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं. आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. सो आज की क्लास शुरू करते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. अगर हम कुछ साल पहले तक की बात करें, मतलब अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें, तो हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी. चाहे हम फूड आइटम्स की बात करें, चाहे हम क्लोथिंग की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, किसी भी जो गुड्स हैं, डिफरेंट कमोडिटीज हैं जो आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास इतनी चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी. क्योंकि क्या होता था कि जिस कंट्री में प्रोडक्शन होती थी, तो जो प्रोडक्शन होती थी वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मेनली होती थी और ज्यादातर वही जो गुड्स सर्विसेज होती थी वो अवेलेबल होती थी लोगों के लिए. लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है. आज की तारीख में हम रह रहे हैं एक ग्लोबल वर्ल्ड में, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स वेरियस फ्लोज. मूवमेंट है एक वर्ल्ड के एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में. ये एक तरीके की मूवमेंट है. इस मूवमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है? इस मूवमेंट में इन्वॉल्व है फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ people, and there can be flow of ideas or flow of technology. So globalization is the process of interlinking the countries of world and it involves various flows जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि अभी ये जो कमोडिटीज का एक्सचेंज है या गुड्स का एक्सचेंज है वो अभी 20-30 साल से ही शुरू हुआ है. ऐसा नहीं है. पुराने समय से जो कंट्रीज थी वो ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड थी, लेकिन ये है कि उस वक्त इतना फास्ट पेस पे कनेक्शन नहीं बना था. और उस वक्त जो एक्सचेंज होता था गुड्स का, उसमें होता था रॉ मटेरियल था या फिनिश्ड गुड्स थी जो ट्रेड के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती थी. तो ट्रेड वाज देयर अर्लियर आल्सो, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, नाउ द मेन थिंग व्हिच हैज interconnected the world is the investment, and this investment is done by the multinational companies. तो जब हम आज की तारीख में हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो यहाँ पे जो मेन फोकस हमारा है वो है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. कि ये जो कंट्रीज पहले जो प्रोडक्शन जो थी वो एक ही कंट्री तक लिमिटेड थी, अब वही कंपनी अपना जो प्रोडक्शन बेस है उसको एक्सपैंड कर चुकी है और एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्शन बेस हो सकता है. This is called as interlinking production across countries. When we talk about it, the major role played in this is by an MNC, multinational company. Multinational company क्या होती है? Multinational company होती है एक वो कंपनी जिसका जो प्रोडक्शन बेस है वो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में होता है. तो that is why it is called as multinational company. मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो क्यों करती हैं किसी दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्शन बेस सेटअप, या वो क्यों करती हैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट? मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोजर टू द मार्केट्स. मार्केट के अगर क्लोज है ऐसे वाले एरियाज कि जहां पे मान लो अगर एक कंट्री में उन्होंने प्रोडक्शन बेस लगाया और उसके आसपास कुछ और रीजन है जहां पे वो उन गुड्स और कमोडिटीज को बेच सकती हैं, तो वो उनकी मार्केट बन जाती है. तो वो ऐसी जगहों पे ही अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं विच इज क्लोज टू मार्केट्स. सेकंड, एक और रीजन हो सकता है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज अवेलेबल. सो लेबर का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. देखो अगर हम बात करें, आपने पहले भी पढ़ा है ये इकोनॉमिक्स में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कुछ, कि अगर किसी को भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कोई एक फैक्ट्री सेटअप करनी है या प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करनी है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं.
तो लेबर का अवेलेबल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्शन बेस सेटअप करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की डेवलप, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पे लेबर अवेलेबल है और चीप लेबर भी अवेलेबल है, स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है, तो दोनों तरीके का लेबर अवेलेबल है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अश्योर्ड। यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ये भी ध्यान में रखती हैं कि जो जिस कंट्री में वो अपना प्रोडक्शन बेस लगाना चाहती हैं, दैट द गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी ऑल्सो फेवरेबल टू देम। क्योंकि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बहुत रेगुलेशंस होंगी, सो द मल्टीनेशनल कंपनी विल नॉट फील फ्री टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला बाकी के फैक्टर्स भी अश्योर्ड होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है या अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल तो नहीं, सर्विसेज है, तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। सो दीज आर द यू नो एस्पेक्ट्स बाय विच वी कैन से कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन क्यों सेटअप करती है दूसरी कंट्रीज में। इफ वी टॉक अबाउट today's scenario, so in today's scenario what is very important, it is the investment part। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है कि जब आप कुछ पैसा खर्चते हो, पैसा खर्च के आप एक एसेट खरीदते हो। एसेट इन द सेंस इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ लैंड, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी भी फॉर्म में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इस पर्पज से की जाती है कि उससे आपको प्रॉफिट हो। तो आप अपना पैसा लगाते हो ताकि उस पैसे को लगाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद, जिस भी उस पे आपने उस चीज पे उसको इन्वेस्ट किया है उससे आपको रिटर्न्स मिले, आपको प्रॉफिट हो। दिस इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब यही इन्वेस्टमेंट किसी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा की जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? द मनी दैट इज यूज्ड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, machines, etc. is called investment. Investment made by multinational companies is called as foreign investment. So you should know all this. What is globalization? What does the process of globalization involve? What is interlinking of production across countries? And why do MNCs they invest in certain countries or certain parts of the world? What is investment? What is foreign investment? Now let's look at another thing, another aspect. अब क्या हो गया है कि जैसे कि यहाँ पे आपके चैप्टर में भी बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ कंट्रीज के कि वो किस तरीके से वो अट्रैक्शन है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली दीज डेज। ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूस की जाती है, ग्लोबल लेवल पे ही एक्सचेंज की जाती है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा भी हो गया बहुत सारी उसमें सिचुएशंस में कि जैसे मान लो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई, जैसे अगर हम बात करें फोर्ड मोटर्स की या किसी भी गाड़ी की कंपनी की, तो कुछ पार्ट्स जो होंगे वो किसी एक कंट्री में होगा उनका प्रोडक्शन बेस जहां पे प्रोड्यूस किए जाएंगे और वहां से वो फिर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे किसी दूसरे रीजन में जहां पे उनका एक और प्रोडक्शन बेस होगा जहां पे उनको असेंबल किया जाएगा और फिनिशिंग की जाएगी। तो इस तरीके से भी डिफरेंट रीजन्स में कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट प्रोडक्शन बेस सेटअप कर सकती है जिसमें एक के बाद एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम बात करें जैसे कि चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ चीफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। सो लोकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, सो चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेजेस हियर। Second is Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets in the US and Europe. यूरोप में अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न यूरोप का हमारा रीजन है, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं या टेरिटरीज हैं, दे आर बेसिकली यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू मार्केट। तो अगर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो चाइना की लोकेशन यहाँ पे एडवांटेजेस है। मार्केट्स के पर्पज के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप में देखें तो ईस्टर्न यूरोप और यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेक्सिको। ठीक है, इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स who can understand the technical aspects of production. If we talk about इंडिया में तो मतलब इंजीनियरिंग जो एक एज अ क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हमारी कंट्री के जो इंजीनियर्स हैं दे आर हाईली स्किल्ड एंड दे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस।
सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स कि कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है अगर उसको अपना प्रोडक्शन बेस सेटअप करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है, तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि क्या क्या फैक्टर्स वो ध्यान में रखते हैं इन यूनिट्स को लगाने के लिए। सो ये चीजें हैं। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये क्या तरीके अपनाती हैं, मतलब किस तरीके से ये प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करती हैं। क्या वो हमेशा जाती हैं किसी की दूसरी कंट्री में और वहां पे लैंड खरीदती हैं और वहां पे ही अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती हैं, या वो कुछ और तरीके भी अपनाती हैं। सो देयर आर डिफरेंट रूट्स। ये भी एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट रूट्स टेकन बाय एन एमएनसी टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट। कोई भी तरीका हो सकता है। फर्स्ट इज टू बाई अप अ लोकल कंपनी एंड एक्सपेंड प्रोडक्शन। यहाँ पे वो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी, मान लो उन्हें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस कंट्री में अगर मान लो कोई एक लोकल कंपनी है तो उस लोकल कंपनी को वो खरीद लेती हैं और उसको खरीद के और फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करके उसको वो एक्सपेंड कर लेती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारी बुक में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कारगिल फूड्स का। तो जैसे कि जो हमारी कंट्री में एक ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट, हम जिसकी बात करें कंपनी की, तो परख कंपनी करके एक कंपनी थी। सो परख फूड्स की जो 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, उन 4 ऑयल रिफाइनरीज को खरीद लिया इन्होंने कारगिल फूड्स ने, और वो कारगिल फूड्स के पास शिफ्ट हो गई। और आज की तारीख में जो कारगिल फूड्स है, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। क्योंकि जो परख फूड्स थी उनके ऑलरेडी अपना एक मार्केट बेस था और उनका अपने ऑलरेडी एक्सपेंशन हो चुका था। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो कंपनीज होती हैं, लोकल कंपनीज, इनको क्या फायदा होता है, मतलब व्हाई वुड दे लाइक टू गिव ऑल देयर एंटायर सेटअप और कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे जो लोकल कंपनीज होती हैं इनको दो फायदे होते हैं। फर्स्ट थिंग इज that the multinational companies can provide money for additional investments like buying new machines for faster production। मान लो एक लोकल कंपनी है, जैसे हमने पारक फूड्स की बात की यहाँ पे, तो मान लो उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उन्हें अगर नई मशीनों की जरूरत है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना पैसा लगाएगी उनके साथ, उनके पास। हालांकि वो कंट्रोल भी करेगी उनकी कंपनी पे, लेकिन वो उनको इन्वेस्टमेंट देगी। तो जो लोकल कंपनी है उसका खुद का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये उसको एक फायदा होता है। सेकेंड थिंग इज दैट मल्टीनेशनल कंपनी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रीजन है वर्ल्ड के जहाँ पे एडवांसमेंट नहीं हुई है टेक्नोलॉजी की इतनी, जितनी की डेवलप्ड कंट्रीज में हो चुकी है या किसी पर्टिकुलर रीजन में हो चुकी है। तो ये जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको ये भी एक एडवांटेज मिलती है अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी उनकी लोकल कंपनी को खरीद लेती है। सो दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो खरीदेगी नहीं कुछ, वो क्या करेंगी, ऑलरेडी जो किसी कंट्री के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं और लोकल मार्केट्स में या स्मॉल स्केल मार्केट्स में ही अपना जो ट्रेड में इन्वॉल्व है या अपना सर्विस गुड्स को बेच देते हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बल्क में ऑर्डर प्लेस कर देती है लार्ज क्वांटिटी में, और उनको ऑर्डर प्लेस करके उससे, जैसे कि अगर हम बात करें मेनली यहाँ पे आप गारमेंट्स की बात कर सकते हो, फुटवेयर की बात कर सकते हो, स्पोर्ट्स आइटम्स की बात करते हो ना, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या होता है कि ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उनको सप्लाई करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को, और जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है फिर उसमें अपना ब्रांड नेम लगा के वो उसको सेल करती है। तो एक ये तरीका है किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। यहाँ पे क्या होता है कि फायदा ये होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके पास पावर है इन्वेस्टमेंट की तो क्या होता है, दे कैन डिटरमाइन द प्राइस, दे कैन एंश्योर द क्वालिटी, दे कैन एंश्योर द ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर। सो ये सारी चीजें में उनका रोल आ जाता है। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। थर्ड इज मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज। एक ये तरीका होता है कि कोई लोकल कंपनी है तो उसको पूरा नहीं खरीदती है वो, और उसको मतलब उसकी सारा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसको यूज नहीं करती है, बल्कि उनके साथ जॉइंटली कर लेती हैं। तो शेयर्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से वो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू आप कह सकते हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं जो ये रीजन्स हैं दूसरी कंट्रीज के उनमें। फाइन।
So now I will discuss the next aspect of the globalization process. मेरे को एक दो बार बच्चों से फीडबैक मिला है कि मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं ताकि आप बोर्ड पे पॉज करके नोट्स बना सके. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द एंटायर बोर्ड. So we have discussed what globalization is. Now let us discuss the factors which have enabled globalization. So factors that have enabled globalization, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा globalization का process है, जिसकी हमने बात की, that it involves the movement of goods, commodities, services, people, capital, technology. ये जो movement है वो possible कैसे हो पाई है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है. ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे मैं दो फैक्टर्स को मेनली एम्फेसाइज करूंगी. फर्स्ट इज रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है पिछले कुछ डेकेड्स में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में. सो सेवरल इंप्रूवमेंट्स हैव हैपेंड इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव होने की वजह से क्या आसानी हो गई है कि ये जो गुड्स हैं उनको अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी भेजना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बहुत ज्यादा इजी हो गया है और बहुत लोअर कॉस्ट पे इजी अवेलेबल हो गया है. सो द सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज हैपेंड. डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बिकम मच फास्टर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट. सो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है डिलीवरी ऑफ गुड्स. सेकेंड इज डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है कि जो लोग एक रीजन में रहते हुए भी दूसरे रीजन के लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए हैं, वो सब इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ है. और एक जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. वॉट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर, like we are students, we are teachers, we are professionals, doctors, investors, industrialists, everybody. So with the help of internet this information is available very easily with everyone. So developments in information and communication technology, rapid change in the areas of telecommunication and computers. टेलीकम्युनिकेशंस की भी हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कि टेलीग्राफ सर्विसेज हैं, फैक्स हैं, ये सारी सर्विसेज की वजह से ही ये पॉसिबल है कि आप एक जगह पे बैठे हुए दूसरी कंट्री के लोगों को या दूसरी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप अपनी जो मतलब आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है या आपको कोई भी किसी तरीके की कम्युनिकेशन करनी है, वो इन सब चीजों की वजह से पॉसिबल हुआ है. इट कैन बी यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प मिली है. इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल. और ईमेल की जो फैसिलिटी है, मतलब ईमेल जो अब हमारे पास अवेलेबल है, उसके थ्रू हम इंटरनेट के साथ उसको एक साथ इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जैसे आजकल वॉइस मेल की भी अवेलेबिलिटी है, तो वॉइस मेल के थ्रू भी आप अपनी बात कह सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो ये सब होने की वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा प्रोसेस था, ये जो फ्लो थे हमने डिस्कस किए, वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाया है. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन इज इंटरलिंकिंग ऑफ इकोनॉमीज और इंटरलिंकिंग ऑफ कंट्रीज. यहाँ पे हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या होता है? यू नो व्हाट हैज हैपेंड, अब कुछ सालों में ये जो देखा गया है, पहले क्या होता था कि जो कंट्रीज थी वो बहुत ज्यादा बैरियर्स लगा के रखती थी एज फार एज द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वाज कंसर्न. क्या होता था कि अगर जैसे मैं इंडिया की बात करूं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा मतलब उनको इतना ज्यादा वो नहीं किया गया था, प्रमोट नहीं किया गया था जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे रूल करते थे. तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत एक सेटबैक मिला था अंडर द ब्रिटिश रूल. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट सर्टेन बैरियर्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में सेटअप होना शुरू हुई थी 50s में और 60s में. तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनमें जो प्रोड्यूस होना था वही हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि वही हमारे मार्केट्स में भी अवेलेबल हो.
एक तो इसलिए ऐसा किया गया था कि जो अगर हम बाहर की कंट्रीज से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो जो गुड्स थी वो हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको एक कंपटीशन देती, और उस वक्त हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इस लेवल पे नहीं थी कि वो compete कर पाती ग्लोबल लेवल की गुड्स के साथ। तो ऐसा इसलिए हमारी कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट ने किया। तो ये जो हम बैरियर्स की बात करते हैं तो ये बैरियर एक्चुअली है क्या? सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज अ ट्रेड बैरियर। इट इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑन ट्रेड। एक रिस्ट्रिक्शन होती है जो गवर्नमेंट सेटअप करती है ट्रेड पे। ट्रेड में यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करें इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, जैसे कि चाइनीज टॉयज की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है या लगाई गई तो वो एक तरीके का बैरियर है, इसको ट्रेड बैरियर कहते हैं। व्हाई इज अ ट्रेड बैरियर सेटअप? ये जो ट्रेड बैरियर होता है वो कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्यों लगाती है? वो इसलिए लगाती है, एक तो मैंने रीजन जैसे बोला, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, एंड सेकंड इज इट इज डन सो दैट द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी और यू कैन से द ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाएगी तो गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर कर सकती है कि कितना ज्यादा या कितना कम फॉरेन ट्रेड होना चाहिए, कितनी ज्यादा या कितनी कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और क्या गुड्स हैं, कौन से इसेंशियल गुड्स हैं जिनको इंपोर्ट किया जाना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर रहती है टू रेगुलेट दी ट्रेड। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया जाता है। और जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिया का, तो इंडिया ने ऐसा किया था इंडिपेंडेंस के बाद। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज थी उस वक्त वर्ल्ड में रही, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज की अभी हम बात करें तो इनिशियली सब कंट्रीज ने इन ट्रेड बैरियर्स को फॉलो किया था। लेकिन अब कुछ पिछले डेकेड से ये देखा गया है कि ये जो अप्रोच थी कंट्रीज की उसमें थोड़ा सा उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ है, और ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ है उसी को नाम दिया गया लिबरलाइजेशन। सो जब मैं लिबरलाइजेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ये जो बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट सेटअप करती थी, अगर उनको रिमूव किया जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। सो द गवर्नमेंट इम्पोजेस नाउ मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज सेड टू बी मोर लिबरल। तो जो ऐसी इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं जो ये लिबरलाइजेशन फॉलो करती हैं उनको बोला जाता है कि फिर वो बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं और उनका जो अप्रोच होती है वो लिबरल हो जाती है। ऐसा हुआ इंडिया में भी। इंडिपेंडेंस के बाद एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो की गई थी, बैरियर्स लगाए गए थे, लेकिन 1991 ऑनवर्ड ये जो बैरियर्स थे इन बैरियर्स को रिमूव किया गया और जो ये रिस्ट्रिक्शंस थी इनको भी बहुत कम कर दिया गया। और 1991 ऑनवर्ड आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री में ये पूरा का पूरा जो लिबरलाइजेशन था वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो गया एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज वर नाउ free to invest in our country and foreign investment was now possible. So this is what you should know about factors enabling globalization. What is liberalization? What is a trade barrier? Why is a trade barrier set up? And what was the approach of Indian government towards these trade barriers after independence, and how this approach has changed over a period of time. Now I will discuss about the impact of this liberalization in India or on Indian producers. You can make the notes now. You can pause and make the notes. Let us discuss the impact of globalization in India. There is a statement given in the chapter that the impact of globalization has not been uniform in India. इसका ये मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन से लोगों के ऊपर असर पड़ा है वो सारे लोगों के ऊपर एक जैसा नहीं रहा है। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, बट अगेन देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट बीन बेनिफिटेड बाय this process of globalization. Rather they have faced negative consequences because of globalization. Let us discuss greater choice before the consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. Consumers को बहुत फायदा हुआ है। कंज्यूमर को इस तरीके से फायदा हुआ है कि पहले अगर सिर्फ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती थी
वो जो प्रोड्यूस करती थी, और अगर ट्रेड बैरियर्स थे, इंपोर्ट कम होता था, तो जो यहाँ पे बनता था या किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बनाती थी, सिर्फ वही अवेलेबल होता था, कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती थी, उनको वही खरीदना पड़ता था। लेकिन अब ये हो गया है कि उनके पास बहुत चॉइस है। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करो, मोबाइल फोन्स की बात करो, ऑटोमोबाइल्स की बात करो, हर तरीके के जो फॉरेन ब्रांड्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, उनके गुड्स अवेलेबल हैं हमारे सामने आज की तारीख में। तो बहुत चॉइस है हमारे पास, हम कोई भी चूज कर सकते हैं। Greater competition among producers has been advantageous to consumers, particularly the well-off sections. ये जो लाइन दी हुई है, particularly the well-off sections, ये नोट कीजिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि मैं अगर बोलती हूँ कि हमारे पास जो हम एज ए कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास बहुत चॉइसेस अवेलेबल है। नया फोन आया मार्केट में, हमने तुरंत खरीद लिया, चेंज कर लिया। लेकिन ये जो चीज है वो सिर्फ लिमिटेड है जो हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो अच्छा कमा लेते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ये चॉइस अवेलेबल है। जो अगर रूरल एरियाज की बात करें या इवन अर्बन एरियाज में भी जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, इकोनॉमिकली जो पुअर है या वीक है, वो ये चॉइसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो वेल ऑफ सेक्शंस है, सिर्फ वही कंज्यूमर्स हैं जो जिनके पास ये चॉइस अवेलेबल है। नेक्स्ट इज, जो मैंने अभी आपको बात बोली, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अमंग वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव नॉट बीन यूनिफॉर्म। वर्कर्स की अगर हम बात करें, जो इन मल्टीनेशनल कंपनीज जो ये यूनिट सेट करती हैं, उनके उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, अगर हम उनकी वर्किंग कंडीशंस की बात करें, उनमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। बहुत ज्यादा वर्कर्स हैं आज की तारीख में भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा गया है रादर देन पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं या जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके चैप्टर में, जो एक प्रोड्यूसर थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, जिनका एग्जांपल है रवि। उन्होंने यहाँ पे एक लोन लिया था बैंक से 1992 में, बिकॉज वो अपना एक स्मॉल स्केल स्टार्टअप करना चाहते थे, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, और वो बनाना चाहते थे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, जो होम अप्लायंसेस होते हैं, उनमें यूज किए जाते हैं। तो उन्होंने ये बिजनेस सेटअप किया और 3 साल के अंदर, 1992 में उन्होंने शुरू किया था, और 3 साल के अंदर उनका जो बिजनेस था, मतलब जो उनका लेवल था, वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। उनके पास 20 के करीब वर्कर्स भी हो गए और एक छोटी सी यूनिट उन्होंने सेटअप कर ली कैपेसिटर्स बनाने की। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ये लिबरलाइजेशन जब इंट्रोड्यूस हो गया था 1991 ऑनवर्ड, तो उससे क्या हुआ कि जो यहाँ की कंपनीज थी जो उनसे कैपेसिटर्स खरीदती थी, कुछ टेलीविजन कंपनीज भी थी, तो उन्होंने उनसे कैपेसिटर्स लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, तो उसकी वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग हो गई, और वो कैपेसिटर्स खरीदने की बजाय वो एक असेंबली यूनिट बन के रह गए, तो उन्होंने उनसे लेना बंद कर दिया। तो मार्केट में उनकी जो कैपेसिटर्स की डिमांड थी वो एकदम से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई, ये उनको नुकसान हुआ। तो जो ये स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे या वर्कर्स थे, उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन से। अब हम बात करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर जो इम्पैक्ट रहा, या जो इंडिया की कुछ कंपनीज थी जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, सो इट मींस इट हैज बीन बेनिफिशियल टू देम। पिछले कुछ सालों में, डेकेड्स में, बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट शुरू की। इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। Multinational companies have been interested in industries such as cell phones, electronic, automobiles, fast food, etc. कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें उनको पता है कि हमारे पास लार्ज मार्केट है या लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से लार्ज बायर्स हैं, तो उन एरियाज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि सेल फोन्स है, सेल फोन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, फास्ट फूड है, इन सब एरियाज में उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया है। These products have large market of buyers in urban areas. यहाँ पे भी ये पॉइंट लिखा गया है, अर्बन एरियाज में इसकी लार्ज मार्केट कैन बी सीन। In these industries and services, new jobs have been created. ये एक फायदा हुआ है, अच्छा है, कि जिससे उन्होंने जब यहाँ पे ये यूनिट सेटअप की, जैसे कि अगर एक बेसिक एग्जांपल है कॉल सेंटर्स का, तो जॉब्स बहुत क्रिएट हुए हैं हमारी कंट्री में इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। नेक्स्ट इज लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। तो जितना ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई, लेकिन रॉ मटेरियल भी तो उनको हमारी कंट्री से लेना था, तो जो ऐसे वाले लोग थे जो रॉ मटेरियल सप्लायर थे, उनको इसका बेनिफिट हुआ।
Several top Indian companies have benefited. They have invested in improved technology and improved their production services or standards. जो बहुत सारी हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनके पास कैपिटल था, उन्होंने, क्योंकि अब उनको कंपटीशन फेस करना था, तो उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी में, काफी एडवांस किया अपने सिस्टम्स को। उससे उनको क्या फायदा हुआ कि उनके जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स थे वो इम्प्रूव हो गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि बाहर की गुड्स अवेलेबल होने की वजह से उनकी जो गुड्स है उसकी डिमांड में कोई कमी आई हो। बट दिस इज ओनली अगेन एप्लीकेबल फॉर द लार्ज कंपनीज या बिग कंपनीज। बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज है हमारी कंट्री की जिन्होंने, जो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। खुद मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई मतलब उन्होंने भी दूसरी जो रीजन्स थे वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू की और अपना बेस एक्सपेंड किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कंपनीज के, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी, सुंदरम फास्टनर्स। दीज आर द एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल दिए हैं विच एमर्ज्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो उनको फायदा हुआ इन चीजों का। तो ये सारे बहुत सारे कुछ मिले जुले असर देखे गए ग्लोबलाइजेशन के इंडिया के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जो ये यूनिफॉर्म नहीं रहा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रीजन्स में या जगहों पे ग्लोबलाइजेशन की जो फ्लो ये था, मतलब पूरा पूरा प्रोसेस था, इसके खिलाफ मूवमेंट्स भी शुरू हुई। बहुत सारी जगहों पे लोगों ने जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए और मूवमेंट्स चलाई। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि फेयर होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सबको बराबर फायदा मिलना चाहिए। हर लेवल पे लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि देखो हुआ क्या है पिछले कुछ सालों से कि जो ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे या जिनके पास कोई स्किल थी, नॉलेज थी, उन लोगों को तो फायदा हुआ क्योंकि वो जो जॉब्स क्रिएट हुए मेन उसमें आप कह सकते हो एरियाज में, उनसे उनको काफी फायदा हुआ। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जैसे कि मैंने वर्कर्स की बात की या जो अनस्किल्ड लेबर की हम बात करें, उनको फायदा नहीं हुआ। अब इसमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है कि इसको फेयर बनाया जाए, इस ग्लोबलाइजेशन को। गवर्नमेंट शुड मेक इट फेयर, इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है या फॉलो की हैं, उनको उनका फायदा सिर्फ कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ना जाए या सिर्फ अमीर लोगों को ना मिले, बल्कि सारे के सारे जो लोग हैं उनको उसका फायदा मिले। ऐसा गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो जो लेबर से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर पे लॉ बना हुआ है और बस उसके बाद उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है और जो लेबर है उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, या जो उसकी वर्किंग कंडीशंस है या जो उसकी वेजेस उसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिल रही है। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि ये लॉज इम्प्लीमेंट हो इफेक्टिवली। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद WTO फॉर फेयर रूल्स। अब ये WTO क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका एम होता है वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशंस करना ट्रेड से रिलेटेड। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अगर इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, उनको सबको सुपरवाइज करना और उनको फॉर्मुलेट करना, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके साथ नेगोशिएट करके और फेयर रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल सकती है। तो ये सारे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिनसे इस ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सकता है और सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। मैं अभी एक स्लाइड डाल रही हूँ जिसमें मैं WTO की इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, तो आप वो नोट कर सकते हो और जो पूरा का पूरा बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है आप वो भी नोट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मैंने देखा है पिक्चर्स दी हुई हैं और बहुत केस स्टडीज दी हुई हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल अपलोड वन मोर वीडियो which will be question answers, which will be in question answers form, और जो भी different pages पे जो डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साइड में दिए हुए हैं, उनको भी मैं उसमें इन्वॉल्व करूंगी। सो इन अ वे दिस एंटायर चैप्टर विल बी कवर्ड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।